हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ क्लास 10th में जो हमें भूमि संसाधन पढ़ने के लिए है, वो भूमि संसाधन के उपयोग या भूमि संसाधन के संरक्षण, भू संचरण इत्यादि चीजों का जानकारी दिया जाएगा। इससे पहले का एक क्लास जो कि जिसमें भूमि अर्थात मिट्टी कितने प्रकार के हैं वो क्लास दिया जाएगा आप सभी लोगों को। तो इसमें पहले पार्ट 1 में हम सब थोड़ा सा आगे चले गए हैं और उसके बाद पार्ट 2 में जो वीडियो आएगा उसमें मिट्टी कितने प्रकार के होंगे, कौन से मिट्टी भारत में कितना क्षेत्रफल में पाया जाएगा और वह मिट्टी में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है, इसके लिए अगले क्लास का इंतजार करना होगा। बट इस क्लास में आते हैं भूमि संचरण, भूमि उपयोग, भूमि का जो पूर्ण जैसे कि उसमें जो ह्यूमस की मात्राएं कम जाती है, वो ह्यूमस की मात्रा पुनः बरकरार करने के लिए उस मिट्टी में किस चीज का फसल लगाया जाए, इन सब चीजों के बारे में बतलाया जाएगा। और इससे पहले एक मोटिवेशनल स्टेटस देख लीजिए कि क्या है कि बोला जाता है कि शिक्षा, ठीक है, पढ़ाई जिससे हम करते हैं वो शिक्षा, बोला जा रहा है शिक्षा ऐसा वृक्ष है, वास्तविक में शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है और दिमाग में पलता है। जैसे कहने का मतलब अगर कोई भी इच्छुक है पढ़ने के लिए तो वहां अगर एक शिक्षा बोला जा रहा है, एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगेगा और दिमाग में पलता है और साथ में जुबान से फल देता है, जुबान से फल देता है। जैसे क्या कह रहा, शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगेगा, ठीक है, और दिल में उगेगा, दिमाग में पलता है। अतः जब हम उस चीज के बारे में अगर सोचना, जितना सोचते हैं ना, जितना सोचना शुरू करते हैं उतना ही और ज्यादा सोचते जाते हैं। तो वो वृक्ष है जो, तो पहले हमें पढ़ने का मन किया, फिर पढ़ने बैठे, पढ़ने के बाद उसके बारे में, उस टॉपिक्स के बारे में बहुत ज्यादा से ज्यादा चीज सोचने लग जाते हैं, अर्थात वो दिमाग में पलने लग जाता है। और जब उस चीज की जानकारी की प्राप्ति हमें अगर हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक आप उसी के तरह बोलने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर मिट्टी, तो मिट्टी जैसे आपने पढ़ा, सपोज दैट मिट्टी एक वृक्ष जो कि एक शिक्षा आपने दिल में अपना उगाया कि नहीं हमें मिट्टी पढ़ना है, उसको दिमाग में पूरे मिट्टी का अध्ययन किए और जैसे ही अगर कहीं जिक्र आ जाए कि मिट्टी क्या है, मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी कितने प्रकार के होता है, भारत के किस क्षेत्र में, तो ऑटोमेटिक आप उसका आंसर बोलने लग जाएंगे। इसीलिए यह कहता है जुबान से फल देता है। शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है, दिल में उगता है, दिमाग में पनपते हैं और जुबान से फल देते हैं। ये है मोटिवेशनल। चलिए आते हैं अपने टॉपिक्स पे। क्या है टॉपिक्स? तो सबसे पहला टॉपिक्स देख लीजिए कि भूमि क्या है। सबसे पहला टॉपिक्स है भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप, अर्थात भूमि जैसे मिट्टी जो भी है वो भी अपना रूप बदल लेता है, और आप सब तो इंसान ही है, इंसान जो रूप तो बदलता है, जो बदलता ही है, बट यहाँ मिट्टी भी अपना रूप बदल लेता है। और रूप बदलता कैसे है, जो देखते हैं इनके बहुत सारे, जैसे वन विस्तार, क्या बोला जा रहा, मानव विविधता उद्देश्य को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन करता है, उपयोग निम्न वर्गों में रखा जाता है। अर्थात भूमि का जो उपयोग है, वो भूमि का उपयोग मानव कैसे करते हैं, तो अपने उद्देश्य से, विभिन्न उद्देश्यों से भूमि का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे नंबर सबसे पहला वन विस्तार, वन जो लगा हुआ है वो कहाँ लगा रहेगा, भूमि पर ही। जैसे आपको पेड़ या बगीचा, बहुत सारे बगीचा लगाना है, भूमि का ही उपयोग करेंगे, भूमि पर ही बगीचा लगाएंगे, तो वन विस्तार भूमि उपयोग का पहला पॉइंट। दूसरा कृषि अयोग्य बंजर भूमि, कृषि अयोग्य बंजर भूमि, उसका भी हम सब उपयोग करेंगे, जिसमें कृषि हो सकती है बट अभी वो क्या है, बंजर है, उस पर किसी चीज का खेती नहीं हो रहा, उसका भी उपयोग हम सब करते हैं। तीसरा गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, अर्थात हम सब जो भूमि है उसमें कृषि नहीं करके और भी बहुत सारे चीजों में उपयोग करते हैं भूमि का। जैसे भूमि का उपयोग क्या चीज में करेंगे, इमारत बोले तो अपना भवन बनाने में, सड़क बनाने में, उद्योग इत्यादि चीजों में भूमि का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। सबसे पहला उपयोग क्या हो गया, वन विस्तार, पहला उपयोग वन विस्तार। दूसरा कृषि अयोग्य बंजर भूमि को कृषि करना, जो बंजर भूमि है उस पर खेती करना। तीसरा गैर कृषि कार्य में संलग्न क्षेत्र में, जैसे इमारत, सड़क या क्या हो जाएंगे, उद्योग वगैरह का जितना स्थापना होगा वो भूमि पर ही होगा। अगला है क्या, अस्थाई चारागाह एवं गोचर भूमि। अस्थाई चारागाह, चारागाह जैसे जानवरों के लिए जो
फील्ड होती है जहां जानवर वगैरह चरते हैं, तो उस चारागाह के रूप में भी हम भूमि का उपयोग करते हैं। फिर क्या है, बाग बगीचे। अब अपना स्पेशल 1 कट्ठा जमीन है, वहां पर स्पेशल आम के पेड़ लगाए, तो बाग बगीचा हो गया, तो वहां भूमि का उपयोग किए ना। एवं उपवन में संलग्न भूमि, ठीक है। अगला क्या है, कृषि योग्य बंजर भूमि। जो भी कृषि योग्य बंजर भूमि है उसे कृषि करके उसका भूमि का उपयोग करेंगे, जिसका प्रयोग 5 वर्ष से ना हुआ हो। जो बंजर भूमि किसको कहते हैं, जिस भूमि का उपयोग 5 वर्ष तक अगर लगातार नहीं किया जाए तो वो भूमि बंजर हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर उस पर कृषि कार्य करना शुरू करेंगे तो शुरू में कठिनाइयां होती है काफी, ठीक है। अभी देखिए वर्तमान परती भूमि, बहुत सारे भूमि है जो अभी परती है, ठीक है। अभी आ जाते हैं वर्तमान परती के अतिरिक्त तो वह परती भूमि जहां 5 वर्ष से खेती नहीं हुआ है, वैसे भी भूमि बहुत सारे हैं। फिर अगला क्या है, शुद्ध बोई गई भूमि, जिसपे हम सब फसल लगाते हैं। तो भूमि का उपयोग आप सब 5 याद रखिए। सबसे पहला क्या याद रख लीजिए, वन विस्तार। पहला क्या याद रख लीजिए, वन विस्तार। दूसरा कर लीजिए कृषि अयोग्य बंजर भूमि। तीसरा याद कर लीजिए गैर कृषि कार्य क्षेत्र, जैसे इमारत, सड़क और उद्योग। और उसके बाद अस्थायी चारागाह याद कर लीजिए, बाग एवं बगीचा याद कर लीजिए, वर्तमान परती भूमि याद कर लीजिए। इनमें से 5 पॉइंट्स को याद रखिए। और आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि भूमि का उपयोग कैसे करते हैं, तो हम सब बोलेंगे मानव विविधता उद्देश्य को ध्यान में रखकर भूमि को निम्न प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो ये भूमि का क्या हो गया, उपयोग हो गया। चलिए भूमि उपयोग के बाद पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भूमि उपयोग क्या है। तो अब यहाँ आते हैं अगले टॉपिक्स पे। और अगला टॉपिक्स क्या दिया गया है कि भारत में भू उपयोग का स्वरूप, अर्थात भारत में भूमि उपयोग का स्वरूप कैसा है, भारतीय लोग भूमि का उपयोग कैसे करते हैं। तो यहां देख लीजिए भू उपयोग 2 प्रकार के कारक को निर्धारित करता है। भारत में भू उपयोग कई प्रकार के कारक को निर्धारित करता है, 2 प्रकार के कारक को निर्धारित करता। नंबर पहला भौतिक कारक, दूसरा मानवीय कारक। अर्थात हम क्या करें कि भारत में भूमि उपयोग के कारक कितने हैं, तो भारत में भूमि उपयोग के 2 कारक हैं, पहला भौतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। देखिए भौतिक कारक किसे कहेंगे, भौतिक कारक किसे कहेंगे, तो देखिए भौतिक कारक के अंतर्गत भूमि की आकृति, जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया जाता है। जैसे भौतिक कारक कहने का मतलब हमारे पास भूमि है और उस भूमि अर्थात हम बलुआई भूमि पर जाकर के गेहूं रोपेंगे तो वो अच्छे से उत्पादन हो पाएगा नहीं। मान लीजिए बालू वाले भूमि पे जहां बालू की मात्रा ज्यादा वहां धान रोपेंगे, पानी तुरंत न सोख लेगा, वहां पे अच्छे से हो पाएगा उस फसल को, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए भौतिक कारक, भूमि का उपयोग जो हम भौतिक कारक को देखते हुए करेंगे। भू आकृति, अब ढलानुमा खेती है और हमें धान रोपेंगे तो कैसे पटाएंगे, पानी नीचे चला जाएगा तुरंत। अब उस पर जाकर के प्याज रोपेंगे और उसमें पानी ज्यादा चाहिए तो वह लुढ़कते पुढ़कते पानी नीचे चला जाएगा, क्या वहां पर प्याज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो किसी भी भूमि का उपयोग जो उसकी आकृति को देख करके करेंगे, ठीक है, ये भौतिक कारक है। फिर आते हैं जलवायु। अब वर्षा का हमारा जलवायु, राजस्थान में ले जाकर के रेगिस्तान में धान रोप दे और अच्छा से फसल हो जाए, पॉसिबल है, क्योंकि वहां की जलवायु ही अलग है। अब जलवायु पर भी निर्भर करेगी, मृदा पर भी निर्भर करेगी। अब काली मिट्टी है, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा उपज कपास की होती है और उसमें ले जाकर के तुम लगा दो सरसों, अच्छे से हो पाएगा उपज, नहीं हो पाएगा। तो भूमि का उपयोग उसके स्वरूप को आप देख करके कीजिएगा ना, और भूमि के स्वरूप, उसके स्वरूप को देख करके भूमि का उपयोग करते हैं। जैसे देखना है उसमें भौतिक कारक में भू आकृति, जलवायु और मृदा इत्यादि चीजों को सम्मिलित किया जाता है। कौन से कारक में, भौतिक। अब देखिए मानवीय कारक में किसे शामिल किया जाएगा, तो मानवीय कारक के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, कौन से घनत्व, जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता और संस्कृति इत्यादि सम्मिलित की जाती है। जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब कि अब मान लीजिए कि आप कोई ऐसा फसल का उपयोग कीजिए जो, जैसे जहां पर जनघनत्व ज्यादा है, लोग ज्यादा है, वहां सबसे पहले उपजाने का क्या प्रयास करेगा, खाने वाला चीज, कि आराम से धान उपज जाए और गेहूं उपज जाए, जरा से सालों भर क्या कर सके, खा सके। इन सब चीजों का उपयोग करते हैं। तो ये आते हैं कौन से कारक में, मानवीय। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया। प्रश्न यहाँ कैसे पूछेगा कि भारत में भू उपयोग का स्वरूप कैसा है, तो आप बोलिएगा भारत में भू उपयोग का स्वरूप
का जो है कितने प्रमुख कारक से निर्धारित करेंगे? भारत में भू उपयोग के कारक को कितने प्रकार से निर्धारित किया जाएगा? तो दो प्रकार से, पहला भौतिक कारक, दूसरा मानवीय कारक। भौतिक कारक में भू आकृति, जलवायु, मृदा, और मानवीय कारक में जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता या संस्कृति इत्यादि चीजों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स में बाबू। जैसे यहाँ कुछ हम नोट्स लिखाए थे कि भारत में, अर्थात भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, अर्थात भारत फैला कितना में है? तो 32.8 लाख या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है, और जिसमें मात्र कै % भाग ही भूमि का उपयोग हम सब आंकड़ा उपलब्ध है। तो मात्र 93% भूमि का ही हम सब उपयोग करते हैं। कौन? हम सब भारतीय लोग। कौन से लोग? भारतीय लोग। भारत का क्षेत्रफल याद हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसका कै % भूमि उपयोग करते हैं? 93% भूमि का उपयोग करते हैं। अगले टॉपिक्स बढ़ते हैं। भारत पशुधन के मामले में विश्व के सबसे अग्रणीय देश है। सबसे ज्यादा पशुपालन होती है तो वो कहाँ होती है? भारत में। सबसे ज्यादा पशुपालन होती है तो कहाँ होती है? भारत में। लेकिन अगर जो किया जाए, क्या अस्थाई चारागाह, पशु के लिए चारागाह होना चाहिए जहां पर वो क्या करेगा? अपनी चारा चरेगा। तो अस्थाई चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है। क्या बोले? पशु पालने में भारत सबसे ज्यादा, परंतु चारागाह सबसे कम उपलब्ध है। जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है, चारागाह के लिए कहाँ चराने जाएंगे जानवर? तो हम सबके बर बैसाख में जहाँ धान गेहूं कट गया, मतलब गेहूं कट गया, वही खेत में चरेगा। उसके बाद जब गेहूं रोपा गया तो बंद हो जाएगा चरना। तो वो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। 2 पॉइंट्स हुए। अभी आते हैं तीसरे पॉइंट्स पे। तीसरा पॉइंट देख लीजिए क्या है कि भारत, क्या बाबू? भारत में वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल पर कितनी % भूमि पर खेती की जाती है? एकदम। तो 54% भूमि पर ही खेती की जाती है सिर्फ। बाकी सब भूमि का उपयोग कृषि में नहीं, किसी और चीजों में करेंगे। ठीक है ना? तो कृषि के लिए क्या % उपयोग भूमि? 54% भूमि पर क्या करते हैं? कृषि कार्य संलग्न है। अभी यहाँ आ जाते हैं भारत में। फिर यहाँ पॉइंट्स क्या? भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्र का विस्तार सभी राज्यों में पर्याप्त विविधता है। ये भी बात सही है। क्या भारत के सभी राज्यों में फसल बराबर ही लगते हैं क्षेत्रफल में? ना है, बहुत सारे क्या है? अंतर है। जैसे अंतर देखेंगे क्या है, तो जैसे का नंबर पहला, पंजाब एवं हरियाणा की कुल भूमि का क्या % 80% भाग पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। लेकिन ये बिहार और झारखंड में कम जाएगा। उसी प्रकार जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मात्र क्या % भूमि पर खेती? सोच लीजिए कि पंजाब और हरियाणा जितना उसके पास क्षेत्रफल है, उसका 80% भाग पर वो क्या करते हैं? खेती करते हैं। लेकिन अगर यही अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो वह अपने क्षेत्रफल का मात्र 10% भाग पर ही क्या करते हैं? उससे भी कम। विविधता है या नहीं है? ये भी भारत के ही राज, वो भी भारत के ही राज है ना, विविधता। इसी प्रकार कुल आंकड़ा जो हम पढ़े थे कि भारत में कै % भूमि पर खेती? तो 54%। कुल पर तो कितना? अगर पंजाब हरियाणा में तो कितना? 80, और बाकी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में तो कितना? 10% से भी कम भूमि पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। अब यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ क्या दिया गया, किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए कै % पर वन चाहिए? 33% पर वन चाहिए। अगर पर्यावरण को संतुलित रखना है तो भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, उसका 33% भूमि पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। और आज मात्र कै % भूभाग पर मात्र वन बचा? 20% भूभाग। सोचो, वन की भी कटाई तेजी से चल रही है। वन होना चाहिए 33%, है कै %? 20% पर ही मात्र वन है। वन में भी कमी, पशुधन में भी कमी, खेती में भी कमी, वन में भी कमी, सब कुछ में क्या है? डाउन होता जा रहा। पर्यावरण को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? अवश्य करेगा। भूक्षरण किसे कहते हैं? प्रश्न अगर आपसे पूछ दे बाबू, कौन क्षरण? भूक्षरण किसे कहते
हैं। क्या पूछ दे? भूक्षरण किसे कहते हैं? तो मृदा को अपने स्थान से विविध क्रिया के द्वारा स्थानांतरित होना क्या कहलाता? भूक्षरण कहलाता। मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना ही क्या कहलाता? भू। यहाँ क्या कह रहा कि मृदा अपने स्थान विविध क्रिया के द्वारा, कोई क्रिया के द्वारा, हो सकता वायु उसको लेकर के चला जाए, हो सकता पानी के द्वारा चला जाए, हो सकता आप ट्रैक्टर से ढो करके पहुंचा दे, तो कोई भी क्रिया के द्वारा मिट्टी का स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता? भूक्षरण कहलाता है। इस विविध प्राकृतिक कारक जैसे कौची कौची के कारण होगा? जल, जल बाढ़ आए और मिट्टी को बहा करके चला जाए। फिर कौन सी? पवन, हवा तेजी से चले और मिट्टी को उड़ाए, भूक्षरण के कारण बनेंगे। हिमानी बोले तो बर्फ, ठीक है। अब उसके बाद सामुद्रिक लहरें आएगा, समुद्र की लहरें अपना मिट्टी को दूर तक के फैलाएगा, तो मिट्टी का स्थानांतरण होगा और मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। इसको बात, हाँ वही मिट्टी का चोरी कहलाएंगे। बस मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान क्या हो सकते हैं? जा सकते हैं। क्या भूक्षरण नहीं याद हुआ? क्या भूक्षरण में बोलेंगे? मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं के द्वारा स्थानांतरित होना क्या कहलाता? यह विविध क्रियाओं, विविध प्राकृतिक कारकों से होती है। गतिशील जल, पवन, हिमानी, समुद्री लहरें इत्यादि के द्वारा क्या होती है? भूक्षरण होती है। क्या भूक्षरण में कोई परेशानी सर? नहीं। भूक्षरण में अब आते हैं, कुछ नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। जो नोट पॉइंट क्या है? भारत में इस प्रकार के लगभग कई हेक्टेयर भूमि, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्या हुआ? नुकसान हुआ। किसके तहत? भूक्षरण के तहत। किसके तहत? भूक्षरण के तहत। कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्या हुआ? नुकसान हुआ है। फिर अगले पॉइंट्स देखते हैं। भारत में खनन उपरांतरण उसी स्थान को मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। इसके कारण झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भूमि का निम्नीकरण हुआ, भूमि की कमी हुई है। खदान खदे और उसको बाद में उससे कोयला वोयला निकाल लिए, खनिज निकाल लिए और उस भूमि को क्या छोड़ दी? खुला छोड़ दिए, बंद किए ही नहीं किए, मतलब नहीं ढाके, तो भूमि नुकसान में न चला गया। अगर उसको ढाक देते, ढाकने के बाद किसी तरीके से उस पर कोई वृक्ष वगैरह लगाने का प्रयास करते, तो जो आज 20% पर्यावरण मतलब वन है वो बढ़ता ना। लेकिन भूमि का निम्नीकरण अर्थात भूमि कमता चला जा रहा है। इसी प्रकार खनन के दौरान उस भूमि को खुला छोड़ देने के कारण ही भूमि का क्या होता जा रहा है? निम्नीकरण होता जा रहा है। फिर बढ़ते हैं सर अगले टॉपिक्स पर। यह देखिए, जैसे क्या इसमें पॉइंट है कि खनिज आधारित उद्योगों में चूना पत्थर, खड़िया, सेल खड़ी पीसने से वायुमंडल में धूल कण क्या होते हैं? विसर्जित होते हैं। यह देखिए चूना पत्थर है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको पीसें, इसको बड़े बड़े उद्योगों में पीसा जाए, तो पीसने के बाद बहुत सारा पाउडर उड़ेगा। अब वो पाउडर उड़ेगा तो वो कहाँ जाएगा? धीरे धीरे भूमि पर। कहां पर जाएगा? भूमि पर एक परत स्वरूप जम जाएगा ऊपर से, और जब भूमि पर एक ऊपर परत जम जाएगा तो मृदा के जल अवशोषण की क्षमता को क्या करेगा? कम कर देगा। ऊपर से पूरा पाउडर भर जाए। महीन महीन अगर चूना पत्थर को पीसने वाला उद्योग कहीं पर लगा है और उसका पाउडर पूरा उड़ रहा है, तो अगल बगल के क्षेत्र में फैल जाएगा। जब अगल बगल के क्षेत्र में फैल जाएगा उसके बाद वहां का जो मिट्टी का जल का अवशोषण रहेगा वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो भूमि का अपना स्वरूप बदल लेगा। बदलेगा या नहीं बदलेगा? भूमि अपना क्या बदल लेगा? स्वरूप भी बदल लेगा। उसके बाद बढ़ते हैं, क्या है? संरक्षण, भूमि संरक्षण। कौन संरक्षण? भूमि संरक्षण के विविध तरीके क्या है जो भूमि के संरक्षित आप करके रख सकते हैं? मतलब जो भूक्षरण की क्रिया था उस क्रिया को रोकना। संरक्षण मीन्स क्या करना? उसको सुरक्षित करना। तो कैसे हम सब भूक्षरण को रोक सकते हैं? उसी को हम सब बोलेंगे क्या? संरक्षण। उसी को क्या बोलेंगे? संरक्षण। देखिए संरक्षण कैसे करेंगे? जो मानवीय क्रियाकलाप द्वारा अनुप्रयोग में लाए जा सकते हैं। भूमि संरक्षण किसके द्वारा? रोका किसके द्वारा जा सकता है? मानव के द्वारा ही ना। जैसे नंबर पहला फसल चक्रण। फसल चक्रण मृदा पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। जैसे गेहूं, कपास, मक्का, आलू इत्यादि को लगातार उगने से मिट्टी की नमी में क्या आ जाती है? अर्थात अगर किसी खेतों में अगर किसी क्या लगे, सिर्फ गेहूं, सिर्फ मक्का, सिर्फ आलू, तो उस मिट्टी की नमी क्या हो जाती है? कम जाती है। अब उस फसल को छोड़कर उस पर दलहनी फसल का उपयोग करना चाहिए। दलहनी फसल उगाने का प्रयास करना
चाहिए जिससे मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा क्या रहे, बरकरार रहे, नमी बरकरार रहे। तो फसल चक्रण बहुत जरूरी है। तिलहन दलहन चक्रण क्या है, खेती के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता, मतलब जो मिट्टी में नमी की मात्रा की कमी हो जाती है उससे तिलहन और दलहन की खेती कीजिए, तो जिससे क्या होगा, मिट्टी में स्थिरीकरण अर्थात नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इसीलिए फसल चक्रण बहुत जरूरी है। फसल चक्रण क्या है, बहुत जरूरी है। फसल चक्रण के बाद लास्ट पॉइंट है, जैसे अगर आप मिट्टी को संरक्षित करना चाहते हैं तो वृक्षारोपण। कौन से रोपण, वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है, जिससे मृदा संरक्षण को बाधा पहुंचती है, मृदा संरक्षण में रोकती है, अर्थात मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में रोकती है। तो वो कौन रोकती है, पौधे, अर्थात पौधे लगाइए, वृक्षारोपण कीजिए, मृदा संरक्षण को रोकेगा। क्या होता, साथ में पौधे से होते हैं क्या, इसकी पत्तियों से प्राप्त ह्यूमस मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होती है। उपयुक्त प्रक्रम एवं उपक्रम द्वारा मृदा संरक्षण का कार्य किया जा सकता है। अतः देखिए, एक पौधे लगाने से उसके जड़ के पास जितनी मिट्टी होगी उसको वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाने नहीं देगा, भू क्षरण को रोकेगा। साथ ही यहाँ के जो इसके पत्ते रहेंगे वो गिरेगा और सड़ेंगे, गलेंगे, तो एक खाद की तरह काम करता है। तो इस प्रकार हम भू संरक्षण कर सकते हैं। तो अगले क्लास के लिए आप सभी इंतजार कीजिए कि मिट्टी के प्रकारों का वर्णन किया जाएगा, कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी है और वह कितने हेक्टेयर भूमि में फैली है। तो धन्यवाद।